मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सुबह 11 बजे विधानसभा में राज्य का बजट पेश करेंगे। ये पहली बार होगा प्रदेश में जब कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा। करीब एक महीने के मंथन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश का बजट तैयार कर लिया है। आज वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को अंतिम रूप दिया। कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इस बजट में घोषणाओं की भरमार रहने वाली है। अगर बात करें तो नवंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी एक्टिंग बजट होगा, क्योंकि अगले साल जो बजट पेश होगा तो उसके लिए सरकार के पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री इस बजट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश करेंगे। माना यह जा रहा है कि नई भर्तियों की घोषणा इस बजट में की जाएगी। साथ में जो इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी देने का भी मुख्यमंत्री ऐलान कर सकता है। किसानों, युवाओं, SC ST पर मुख्यमंत्री का विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कई विशेष घोषणाएं कर सकते हैं। इस बार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, मेडिकल और सोशल सेक्टर का बजट बढ़ने की संभावना है। इस बार का बजट 3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल के बजट में कमर्शियल बैंकों के किसानों की कर्ज माफ़ी के फॉर्मूले की भी घोषणा कर सकती है। इस बजट में नए जिलों की घोषणा होने की भी संभावना है। विधायकों के इलाकों की पॉपुलर डिमांड को भी बजट भाषण के माध्यम से मुख्यमंत्री पूरा करने जा रहे हैं। बजट बनाने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों से कहा था कि जो मांगेंगे वो सब मिलेगा, और कल के बजट में यही कुछ दिखने की संभावना है। हालांकि राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास का नया मॉडल तैयार किया है और इसकी घोषणा कल के बजट भाषण में होगी। कल खुलने जा रहे प्रदेश बजट के पिटारे से पहले कोटा और कोटा संभाग के लोगों को यूडेच मंत्री शांति धारीवाल का गृहनगर कोटा में 2 दिन पहले दिया वो बयान याद आ रहा है, जब धारीवाल ने दावा किया था कि गहलोत सरकार राज्य विधानसभा में 23 फरवरी को ऐसा बजट पेश करने जा रही है जो इतिहास में आज तक किसी सरकार ने दिया ही नहीं होगा। तो साथ में धारीवाल ने कोटा के लिए भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें जगा दी थी। इसके बाद कोटा के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में UIT कोटा को अपग्रेड कर ADA अजमेर और JDA जोधपुर की तर्ज पर KDA यानी कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया जा सकता है। तो साथ में यहाँ पुलिस की कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने की घोषणा भी बजट से होने की उम्मीद है। तो साथ में फिलहाल कोटा में चल रहे कोटा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट 1000 करोड़ की लागत के चंबल रिवर फ्रंट का पार्ट 2 भी बजट में आ सकता है। ऐसी उम्मीद भी कोटा के लोग लगाकर बैठे हैं। लेकिन कोटा कोचिंग सिटी भी कहा जाता है और इसीलिए कोचिंग और खासकर डिजिटल एजुकेशन और कोचिंग को लेकर के किस तरह के प्रावधान होते हैं, इस पर भी कोटा की नजर रहेगी। तो साथ में यह इलाका कृषि प्रधान होने के चलते खेतीबाड़ी को लेकर किस तरह के नवाचारों की घोषणा बजट में होती है, किसान कर्ज माफी को लेकर किस तरह के ऐलान होते हैं, और साथ में हाड़ौती अंचल में व्यापक तौर पर फैले नहरी तंत्र के विस्तार और सुदृढ़ीकरण को लेकर भी क्या बजट में कोई घोषणा होगी, इस पर भी कोटा के लोगों की निगाहें रहेगी। तो साथ में कोटा में उच्च शिक्षा के भी कई बड़े संस्थान हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा और कोटा विश्वविद्यालय को भी इस प्रदेश बजट से नए फंड, नए प्रोजेक्ट और नई पीठ स्थापना की उम्मीदें हैं। रूस और यूक्रेन में युद्ध का खतरा चरम पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना को पूरे यूक्रेन के उन इलाकों में घुसने का आदेश दिया है जहां पर रूसी समर्थक अलगाववादी रहते हैं। रूस की सेना लगातार पश्चिमी देशों की चेतावनियों को अनसुना कर रही है। रूस के इस आदेश से यूक्रेन में भयंकर युद्ध का संकट और गहरा गया है। इससे पहले क्रेमलिन के नेता पुतिन ने यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को अलग स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया था। इससे यूक्रेन की सीमा पर तैनात 1,90,000 रूसी सेना के लिए इन क्षेत्रों में घुसने का रास्ता साफ हो गया था। 2 आधिकारिक आदेशों में पुतिन ने रक्षा मंत्री को आदेश दिया है विद्रोहियों के इलाके में शांति स्थापना का काम शुरू किया जाए। लुहांस्क और दोनेत्स्क इलाकों ने 2014 में खुद को ही यूक्रेन से अलग घोषित कर लिया था। इन इलाकों में रूसी मूल के विद्रोहियों की संख्या अधिक है। रूस की तरफ से इन इलाकों को यूक्रेन से अलग देश के तौर पर मान्यता दिए जाने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की ओर से रूस पर प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। बीती देर रात जब यह खबर आई तो यूक्रेन के लोगों के लिए विश्वास करना मुश्किल हो गया, लेकिन यूक्रेन के लोग अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए तैयार हैं। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने UN सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि रूस के एक्शन का रिजल्ट
दुनिया भर में भयंकर होगा। उत्तर प्रदेश में कल विधानसभा चुनाव का चौथा चरण होगा। इस चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। वहीं इस चरण में 624 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं, जिसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर है। इस चरण में योगी सरकार के 2 मंत्रियों के अलावा 2 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इनमें लखनऊ से सांसद एवं अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखीमपुर से सांसद एवं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी शामिल हैं। इस चरण में योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट सीट पर और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर सपा के अनुराग भदौरिया उन्हें चुनौती दे रहे हैं। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राजेश्वर सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं और इस सीट पर उनका मुकाबला सपा के अभिषेक मिश्रा कर रहे हैं। पोलिंग टीम मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी है। चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। अब देखना यह है कि भाजपा के मंत्री सपा के उम्मीदवारों के सामने खरे उतर पाएंगे या फिर नहीं। विधानसभा की चुनावी जंग में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किए और मणिपुर में पहले चरण के लिए 28 फरवरी को वोटिंग होगी और यूपी में चौथे चरण के लिए मतदान होगा। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने बहराइच और मणिपुर में रैली को संबोधित किया और विकास के मुद्दों पर तंज कसते हुए सपा पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने मणिपुर के हिमांग में रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्वोत्तर के लोगों की भावनाओं और तकलीफों को कभी समझ ही नहीं पाई और बीजेपी सरकार ने मणिपुर में असंभव को संभव बनाया। कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉकेड को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने कभी आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया, आपसे स्नेह नहीं किया। कांग्रेस के नेता पूर्वोत्तर के पहनावे का मजाक उड़ाते हैं। वहीं यूपी के बहराइच की रैली में पीएम मोदी ने सपा के साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा कि घोर परिवारवादियों को यूपी एक बार फिर हराएगी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत का चौका लगाएगी। मोदी ने इशारे में रूस यूक्रेन का भी जिक्र किया और कहा कि दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, लिहाजा भारत का ताकतवर होना जरूरी है। पूरे देश की नजरें यूपी के चुनाव पर बनी हुई है। यूपी में कल चौथे चरण के लिए 59 सीटों पर मतदान होगा। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने रैली में तंज कसते हुए कहा कि छूटा जानवर का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, हमने इसके लिए रास्ते निकाल लिए हैं, योजनाएं 10 मार्च के बाद लागू की जाएगी। मार्च क्लोजिंग आने से पहले सक्रिय हुए आयकर विभाग ने अब उन ठिकानों पर अपनी नजर लगानी शुरू कर दी है जिन्होंने आयकर चोरी की है, अघोषित संपत्ति बनाई है या फिर टैक्स जमा नहीं कराया। और उसी के चलते आज सुबह से ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टीमों ने जाकर दबिश दी, आयकर सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी हों, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर हों या ठेकेदार हों, जिस तरीके से खूब सारी टीमें जिनमें करीब 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, उनके द्वारा अभी तक सर्वे की कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से कुछ हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर और ठेकेदारों के यहाँ से आवश्यक दस्तावेज जब्त भी किए गए हैं, उनकी पड़ताल की जा रही है। कुछ डायरियां भी मिली हैं जिनमें कुछ सनसनीखेज जानकारी भी सामने आई है। इसके अलावा एक हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर की तो तबीयत तक बिगड़ गई, मेडिकल टीम को बुलाना पड़ा, जांच करानी पड़ी। ईसीजी के बाद में कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि उन्हें एंजाइटी हो गया। कुल मिलाकर के कल जब ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब असेसमेंट पता लगेगा कि आखिर कितने करोड़ों की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। और इसके अलावा आयकर के रडार पर और कौन कौन है, क्योंकि फरवरी का लास्ट और मार्च का पूरा जो महीना होता है वो आमतौर पर इनकम टैक्स की रेड का महीना होता है, इनकम टैक्स के सर्वे का टाइम होता है। और ऐसे में यह भी कोशिश रहती है दबाव की कि जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया है या अघोषित जिनकी संपत्ति है तो वो कम से कम अपना खुला चिट्ठा आयकर विभाग को जमा करा दे। भाजपा की संभाग स्तरीय संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। राजसमंद की सांसद और भाजपा की प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी ने बैठक ली। बैठक में दिया कुमारी का जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। दिया कुमारी ने कहा कि संगठन में चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, सब एक कार्यकर्ता है। हम सब की जिम्मेदारी है कि एकजुटता के साथ काम करें। साथ ही साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत में दिया कुमारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस इतिहास की ना तो समझ रखती है और ना ही विजन।
महाराणा प्रताप को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डोटासरा का बयान निम्न स्तरीय है, इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। महाराणा प्रताप राजस्थान में नहीं देश और दुनिया में उनकी शौर्य और वीरता की गाथाएं पढ़ी जाती हैं। इस तरह का बयान निंदनीय है। साथ ही साथ इस बात को लेकर कि कांग्रेस में भाजपा को लेकर कहा जा रहा है कि चंदा चोर पार्टी है। दिया कुमारी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से पैसा ले रही हैं जो उन्हीं के हैं। कांग्रेस के नेताओं को आदत ही नहीं खुद पैसा देने की, वो दूसरे की जेबों पर ज़्यादा नज़र रखते हैं। वहीं भाजपा में खींचतान को लेकर दिया कुमारी का कहना था ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही ये समय है कि चेहरा तय हो, अभी सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जब उनसे ये कहा गया कि क्या दिया कुमारी की भी कोई संभावना है तो उनका कहना था अभी पार्टी ने मुझे सांसद और महामंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, मैं इन पर खरा उतरूं यही काफ़ी है।